नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसने आज देश में जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डायलॉग बहुत से लोगों को स्पाइडरमैन के हीरो की तरफ से कहे जाने के तौर पर याद होगा। बहुत से लोग बताते हैं कि ये बात विंस्टन चर्चिल ने कही। कोई कहता है कि ये बड़ी बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कही। लेकिन आज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात के साथ दस्तक इसलिए देनी पड़ रही है हमें क्योंकि बात बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी में आई है, जहां अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों से जिम्मेदारी भरे आचरण की ही अपेक्षा की जाती है। जिस हनुमान चालीसा में कहा जाता है आपन तेज संभारो आपे, जिस हनुमान चालीसा को पढ़ने को लेकर हुए विवाद में राजद्रोह के आरोप तक सांसद नवनीत राणा उनके विधायक पति पर लगे, क्या उसी मामले में बड़े पद वाले बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? निर्दलीय सांसद और विधायक हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री के घर के सामने पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते, जेल जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री निर्दलीय सांसद के समर्थन में हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाते हैं। इसके बाद मुंबई में एनसीपी के स्थानीय नेता फहमीदा हसन भी अब सीएम नहीं सीधे पीएम के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है। हनुमान चालीसा पढ़ने की इस राजनीति में सार्वजनिक जीवन में ताकतवर पदों पर रहने वाले क्या अपनी जिम्मेदारी पढ़ना भूल गए? महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा क्या बेहद जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? सवाल की वजह है हनुमान चालीसा विवाद में फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में होने के कारण जेल में बंद चल रहे इस जोड़े की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई एक याचिका। वो याचिका क्या थी ये बताएं उससे पहले हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनना बहुत जरूरी है। जस्टिस पीबी वराले और एसएम मोदक की तरफ से कहा गया, सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्तियों से जिम्मेदारी भरे व्यवहार की ही अपेक्षा की जाती है। आखिर बड़ी ताकत के साथ ही और बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसके लिए जो लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, उनसे जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा करना कोई अतिरिक्त नहीं बल्कि साधारण बात है। तो क्या महाराष्ट्र में जो हंगामा शनिवार से लेकर अब तक हनुमान चालीसा विवाद में जारी है, उसमें सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया? न्यायालय को ये बताना पड़ रहा है और न्यायालय ने जो कहा है कि ग्रेट व्हेन यू हैव ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ऐसा न्यायालय को कहना पड़ा है। यानी हम जो सामान्य आदमी समझ सकते हैं वो लगता है जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे, इसके लिए न्यायालय को आज ये कहना पड़ा। दरअसल नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ राजद्रोह की धारा 124A और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, जबकि 24 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 यानी सरकारी काम में बाधा के तहत एक और केस दर्ज किया। इसी दूसरी एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट सांसद विधायक पति पत्नी गए, जहां अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। हिंदुत्व सोडलं शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? हे घातलं नेसलं आणि सोडलं, हे असे नाहीये। एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेल्या आहेत। मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखाने जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। नौबत यहाँ तक क्यों आई से नोट करिए।
नवनीत राणा और उनके पति ने शनिवार 9 बजे उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। शुक्रवार को ही पति पत्नी मुंबई पहुंच गए थे। शिव सैनिक शुक्रवार से ही राणा दंपत्ति के घर के बाहर मोर्चाबंदी करके बैठ गए थे। सरकारी वकील का दावा है कि पुलिस ने उन्हें एडवांस नोटिस देकर रुकने के लिए कहा था। सरकारी वकील के मुताबिक रुकने की जगह राणा दंपत्ति उकसाने वाले इंटरव्यू देते रहे। शनिवार को शिव सैनिकों ने नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर खूब हंगामा किया। गिरफ्तारी के बाद जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया मिलने जेल पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर दावा है शिव सैनिकों ने हमला किया। सरकारी वकील की दलील है कि सांसद और विधायक के कारण ही पूरी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती भरी स्थिति पैदा हुई। ध्यान रहे कि ये सब कुछ मुंबई में तब हुआ जब रविवार को मुंबई में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे। ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, उनकी लीडरशिप में आप लोगों ने भी चुनाव जीते हैं, वो अगर महाराष्ट्र विजिट करते हैं और उस समय पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सामना घटना होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो सकती है, क्या उनको ये कबूल है? हनुमान जी के नाम पर राजनीति का ये वो लंका कांड महाराष्ट्र में चल रहा है जहां अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में नवनीत राणा, रवि राणा पद मुताबिक जिम्मेदारी न निभाने के कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं, तो राणा परिवार को सरेआम मंच से गाली देने वाले उद्धव ठाकरे के मंत्री भी हैं जो पद की गरिमा को बहुत नीचे गिरा दे रहे हैं। भाई मुझे पता नहीं कि ये लोगों का मकसद क्या है, क्या समझदार है। हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे क्या जाता है, तू कौन लगाए? अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़। नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए। नौकर है क्या? ऐसे नालायक लोग इस हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आदमी को शक्ति मिलती है, मानसिक कमजोरी से मुक्ति मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की राजनीति में शक्तिधारी पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में बेहद कमजोर रोल अदा किया है। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। लेकिन असली मुद्दा है बड़े पद वालों की जिम्मेदारी के मोर्चे पर छोटे हो जाने का। जैसे फिल्मों में नायक ही नहीं बल्कि खलनायक को देखकर समाज पर बड़ा असर पड़ता है। तो अदालत ने जो टिप्पणी की वो क्या है? अब महाराष्ट्र वो राज्य है जहां बीजेपी और विरोधी शिवसेना दोनों की राजनीति की पिच एक है, यानी हिंदुत्व। शिवसेना के पास शिवाजी हैं, क्या इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा पाठ के सहारे शिवसेना को कांग्रेस परास्त करने की यह कोशिश है? और इसी विवाद में उद्धव ठाकरे ने कहा है, हिंदुत्व कोई धोती नहीं जिसे बांधा और छोड़ दिया जाए। हमारा हिंदुत्व भगवान हनुमान की गदा की तरह गदाधारी है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मेरे घर आइए। अगर आप दादागिरी करने की कोशिश करेंगे तो हमें इससे निपटना भी आता है। लेकिन असली मुद्दा है बड़े पद वालों की जिम्मेदारी के मोर्चे पर छोटे हो जाने का। जैसे फिल्मों में नायक ही नहीं बल्कि खलनायक को देखकर समाज पर बड़ा असर पड़ता है, ठीक उसी तरह जनप्रतिनिधियों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के व्यवहार, आचरण, बयान, कार्यशैली को देखकर ही हमारा समाज प्रभावित होता है। तो ऐसे में क्यों जिम्मेदार पदों पर आसीन लोगों के आचरण भी अपने पद की मर्यादा के अनुसार होने चाहिए और उनका आचरण भी उन्हें वैसा ही रखना चाहिए। इसे विस्तार से हम दस्तक देती इस रिपोर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ये गवाही देती तस्वीर सिनेमा के समाज पर पड़ने वाले असर की, जहां पुष्पा फिल्म के हीरो की तरह दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे का आरोपी अंसार भी एक्शन करता है और फिर गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी की। ये एक्शन हम आपको सबसे पहले दिखाकर बताना चाहते हैं कि सिनेमा या सियासत में जो घटता है समाज उसे करीब से देखते हुए अपना लेता है।
तो क्या ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभा रहे जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों के नेताओं की गैर जिम्मेदाराना हरकत और बयान की कीमत भी समाज चुकाता है? जैसे साक्षी महाराज, जो उन्नाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सांसद हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, चोला संयम और शील का सांसद जैसा जिम्मेदारी भरा पद है इनके पास, लेकिन संसद में शपथ लेने वाले साक्षी महाराज क्या विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भूल जाते हैं? क्योंकि साक्षी महाराज फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं कि आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक से भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कुछ उपाय है आपके पास? अगर नहीं तो कर लीजिए, पुलिस बचाने नहीं आएगी बल्कि खुद बचने के लिए किसी दड़बे में छिप जाएगी। ये लोग जिहाद करके चले जाएंगे, पुलिस डंडा ठोकने फिर आएगी। साक्षी महाराज आगे लिखते हैं कि और फिर मामला जांच कमेटी में जाकर खत्म हो जाएगा। साक्षी महाराज फिर ये आइडिया देते हैं कि ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होनी चाहिए। ये संदेश किसी प्रदेश के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए है। क्या सांसद जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले साक्षी महाराज की ये पोस्ट गैर जिम्मेदाराना और संविधान विरोधी, कानून विरोधी, माहौल खराब करने वाली नहीं? ऐसी सोशल मीडिया वाली पोस्ट और भड़काने वाले बयान माहौल बिगाड़ते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी तक कानपुर में कहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रेट्स को कहा गया है कि इसमें अलर्ट रहें और अपना जो भी उसमें जो त्योहार हमारे हैं, इस समय रमजान का समय चल रहा है, ईद आने वाली है, तो इसमें विभिन्न धर्मगुरुओं से बात करें और इस तरह के जो विवादास्पद बयान है कोई ना दे और शांति और सौहार्द कायम रखें। यूपी के डीजीपी का ये बयान बताता है कि धार्मिक त्योहारों के वक्त विवादित बयान ही बड़े लोगों के शांति और सौहार्द के खिलाफ खलनायक बन जाते हैं। तो फिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं बड़े पदों पर बैठे लोग समझते हैं, जैसे भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा। हिंदुओं की लड़कियों को उठा करके ले जाना, उनको बरगला करके ले जाना, बाकी मतांतरण करवा देना, उनका चोरी छुपे शादी करवा देना, भगा लेना, और पूरा समाज साथ में दे रहा है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहां, पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है और रहेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक सांसद होकर अगर साध्वी प्रज्ञा एक धर्म के लोगों को धर्म के आधार पर ही बने देश पाकिस्तान जाने की नसीहत देने लगती हैं, तो क्या इनसे भी पद के मुताबिक जिम्मेदारी भरे आचरण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? जैसे आचरण की आशा समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क से करना बेमानी हो जाता है जब वो हालात बेकाबू हो जाने की धमकी भरा बयान देते हैं। इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब कम, अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। अब आप अगर ये सोचें कि ऐसे बयानों का असर नहीं पड़ता, तो सबूत हम दिखाते हैं। जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदारी भरे बयानों की समाज में सीधे असर डालने का सबूत देती ये तस्वीरें। जिस खरगोन में कुछ दिनों पहले ही रामनवमी के दौरान हिंसक झड़प हुई, वहां सामूहिक रूप से दूसरे धर्म के लोगों से सामान न खरीदने और न ही उन्हें सामान बेचने का संकल्प लिया जा रहा है। दुकानों से कपड़ा, चप्पल, अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, ना ही उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। अब ऐसे संकल्प लेने वाले वीडियो के सामने आने के बाद जांच की बात प्रशासन कहता है। ये अभी संज्ञान में आया है कि किसी उदी गांव में इस टाइप की गायत्री परिवार के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है। इसकी अभी हम लोग जांच करवाते हैं और दिखवाते हैं कि इसमें वास्तु स्थिति क्या है, और जैसा भी जांच के पश्चात स्थिति निर्मित होगी तदनुसार कार्रवाई भी करेंगे। जांच प्रशासन करेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के बड़े नेता क्या करेंगे?
क्या सिर्फ सत्ता की ताकत मिलने के बाद समाज को कमजोर करेंगे? इसी सवाल के जवाब के साथ आप दस्तक दीजिए। सरकार ने अपने 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले कई हफ्तों से कैद करके रखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने के कारण से 2.5 करोड़ की आबादी वाला शंघाई संक्रमण की अब तक की सबसे खराब लहर से जूझ रहा है। चीन में मार्च से अब तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। यानी शहर में अगर चंद केस भी आए तो पूरा इलाका, यहां तक कि शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। और इसी तरह चीन के दर्जन भर से ज्यादा शहर जेल बने हुए हैं। ये 5वां हफ्ता है जब 37 करोड़ लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जबकि उनके पास न खाने को भोजन है, न बीमार होने पर दवाई। चीन की एक बहुत बड़ी आबादी के जिनपिंग ने चीख निकाल दी। कोरोना के नाम पर आपने चीन के लोगों पर जुल्म देखा होगा। आपने जीरो कोविड पॉलिसी की आड़ शंघाई को जेल बनते भी देखा होगा। लेकिन आज पहली बार भूख से तड़पते चीन की चीख सुनिए। ये देखिए किस तरह से हमारे पड़ोस में रहने वाले ये लोग अपने घरों को जेल बनाने पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कोरोना के नाम पर चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी कर सकती है। लोगों को सैनिटाइजर से नहला सकती है, 37 करोड़ लोगों को कैदी बना सकती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग करके इस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में रखने का फैसला शामिल है। दावा है कि ये चीन में छोटे बच्चों को कोरोना के नाम पर सताने का वीडियो है, जिसमें हर बच्चा रो रहा है लेकिन उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिनपिंग के इस अत्याचार ने चीन के लोगों का संयम तोड़ दिया है और लॉकडाउन वाले शहरों में विरोध की आवाज सारी दुनिया तक पहुंचने लगी है। रविवार को चीन में तकरीबन 20,000 कोरोना के नए केस आए। इस तरह रविवार को शंघाई में 2472 मामले आए। सबसे बड़ी बात यह है कि शंघाई में एक दिन में मौत का आंकड़ा 51 पहुंच गया, जो 24 घंटे में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन में कोरोना से अब तक 138 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के किसी भी देश से तुलना करने पर यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चीन ने जीरो कोविड की नीति अपनाई हुई है, जिसके तहत महामारी को रोकने के लिए फौरन लॉकडाउन लगा दिया जाता है और आक्रामक तरीके से पाबंदियां लागू की जाती हैं। चीन अपनी इसी नीति को अपनाकर अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करता है, जबकि उसके यहाँ मिलने वाले अधिकतर मरीजों में लक्षण ही नहीं है। फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। करीब महीने भर से शंघाई कोरोना के नाम पर बंद है। चीन की सरकार लोगों तक खाना पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है। लोगों का राशन खत्म हो गया है, इसलिए अब वो भूखे प्यासे इस तरह से अपना विरोध जता रहे हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, जो एक सोसाइटी का है। बाहर जाने पर पाबंदी है, इसीलिए लोग अपनी सोसाइटी में ही बर्तन लेकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के गेट के बाहर पीपी किट पहने चीन के सरकारी कर्मचारी खड़े हैं। बावजूद इसके ये सभी लोग बेखौफ होकर थाली और चम्मच पीट रहे हैं। चौबीस घंटे में कोरोना से 51 लोगों की मौत के बाद चीन के प्रशासन ने ज्यादा मामले वाले चाओआंग में 35 लाख से अधिक लोगों की जांच शुरू कर दी है। सरकार ने तय किया है कि वो 3 दिनों में 35 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट करेगी। लेकिन जिस तरह से चीन में लोग अपने घरों से बढ़ चढ़कर विरोध करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उससे चीन कोरोना तेजी से फैल रहा है। चीन का एक और वीडियो देखिए, जिसमें लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सरकारी कर्मचारियों को खरी खोटी सुना रहे हैं। चीन के 37 करोड़ लोग लॉकडाउन में बंद हैं। शंघाई के अलावा शियान, कमशन, ताओअन, ग्वांगझो जैसे 45 शहर लॉकडाउन में हैं। चीन की करीब 27% आबादी को लॉकडाउन की बेड़ियां पहना दी गई हैं। मार्च से अब तक चीन में 5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं। चीन की इकोनॉमी में 40% भागीदारी रखने वाला इलाका इस वक्त बंद है। कुल मिलाकर हालात बहुत खराब हैं, जिसका खामियाजा महीने भर से घरों में बंद लोगों को उठाना पड़ रहा है।
दावा है कि ये माँ अपने बच्चे के लिए मदद मांग रही है। चीन के सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ये माँ अपने बच्चे के लिए दवा की मांग कर रही है। लगातार लॉकडाउन की वजह से शंघाई और बाकी शहरों में खाने पीने के अलावा दवा की भी दिक्कत हो गई है। लोगों को घरों से निकलने की मनाही है और दवा की दुकानें भी बंद हैं। चीन के शहरों को जेल में तब्दील कर दिया गया है। रास्तों को बंद करने का काम दिन रात हो रहा है। चीन में पाबंदी की बेड़ियां सोसाइटी के अंदर तक घुसाई हैं। ये देखिए कैसे एक बिल्डिंग की लॉबी में बैरिकेडिंग की गई है। लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जैसे ही कोई नियम तोड़ने की कोशिश करता है उसे पकड़ लिया जाता है, जैसे इस महिला को वापस लौटा दिया गया। चीन में लोगों को घर के बाहर जाने से रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डोर अलार्म लगाया जा रहा है। संक्रमित मरीजों और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। शहर के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाकों में लोगों को घरों से निकालकर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। शंघाई के 2 इलाकों बेइकाई और पिंगवान में लोगों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा है अपना जरूरी सामान पैक करें और अलमारियों के खुले दरवाजों के साथ बाहर निकल जाएं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। कोरोना लोगों को परेशान करने का हथियार साबित हो रहा है, जिसमें घर हो या फिर क्वारंटाइन सेंटर, हर तरफ हंगामा है। चीन के क्वारंटाइन सेंटर का एक वीडियो देखिए, जिसमें व्यवस्था की कमी से भड़के लोग आपस में ही लड़ पड़ते हैं। चीन में ये लॉकडाउन अपने 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है। जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। बावजूद इसके चीन की सरकार अपनी नीति में ढील देने के मूड में नहीं दिखती। यानी जब दुनिया कोरोना के साथ जीने की ओर बढ़ रही है, तब चीन इस समस्या का अपने ही स्टाइल में समाधान कर रहा है, साबित कर रहा है कि उसकी सरकार के पास हर समस्या का एक ही समाधान है और वो है दमन। आज तक ब्यूरो। चीन में कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ने के बाद दर्जनों शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है और इनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर शंघाई भी शामिल है। बीजिंग भले ही चीन की राजधानी हो, लेकिन शंघाई उसका पावर सेंटर है। वहां कारोबारी हैं, अरबपति हैं चीन के ऊपर, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो लोग हैं इस शहर में रहते हैं। शंघाई चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है, जिसे चीन की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ये शहर न सिर्फ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, बल्कि ये चीन के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से भी एक है। चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद इतना बड़ा शहर प्रतिबंधों में है। लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, यहां तक कि पालतू जानवरों को भी नहीं बख्शा जा रहा। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों? चीन में जानवरों को क्यों मारा जा रहा है? चीन में लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? चीन का ये वीडियो उसके पाप की एक और कहानी बयां करते हैं। चीन से आने वाले इन वीडियो में पालतू जानवरों को मारा जा रहा है। दरअसल चीन में जिन लोगों को कोरोना हो रहा है, उनके पालतू जानवरों को घर से निकालकर इसी तरह मारा जा रहा है। चीन की सरकार को शक है कि ये पालतू जानवर कोरोना फैला सकते हैं, इसीलिए इन पालतू जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मारा जाता है। अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कुत्ते और बिल्ली नजर आ रहे हैं।
वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, शंघाई में 26 मिलियन लोग लॉकडाउन में हैं। लोग अपनी बालकनियों से आत्महत्या कर रहे हैं और कोविड पॉजिटिव लोगों के पालतू जानवरों को मारने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। चीन में एक तरफ कोरोना के नाम पर पालतू जानवरों को मारने का अभियान चल रहा है, वहीं खाने पीने की कमी से परेशान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो देखिए जो चीन का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी बालकनी से नीचे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते रेस्क्यू टीम इस शख्स को पकड़ लेती है और फिर इसकी जमकर पिटाई करती है। तो चीन की सरकार अपने ही लोगों को भूखा मार रही है। जो लोग ये सब नहीं सह सकते वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। वैसे इंसान हो या फिर जानवर, वहाँ की सरकार जान लेने में माहिर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौरैया है। बात 1958 की है। तब चीन में माओ का राज था, जिन्हें माओ से तुंग कहा जाता था। इस दौरान चीन भूखमरी का शिकार था, करोड़ों लोग भूख से मर गए। इससे ध्यान हटाने के लिए चीन की सरकार ने ऐलान किया कि इसकी वजह गौरैया है जो फसल खा जाती है। फिर क्या था, चीन में खोज खोज कर गौरैया मारी गई। माओ ने बकायदा एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला किया गया, जिसमें मच्छर, मक्खी, चूहा और गौरैया थी। मच्छर, मक्खी और चूहे खुद को छिपाने में माहिर थे, इसलिए बच गए, लेकिन गौरैया चीन के लोगों का शिकार बन गई। चीन में उस दौरान जो जितना ज्यादा गौरैया का कत्ल करता, उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलता। स्कूल कॉलेजों में होने वाले आयोजनों में गौरैया का कत्ल करने वालों को मेडल से सम्मान दिया जाता। जो जितनी अधिक गौरैया मारता, उसे उतनी ही अधिक तालियों से नवाजा जाता। चीन में इतने साल बाद इस तरह का काम एक बार फिर हो रहा है। पालतू जानवरों को मारकर चीन की सरकार ये साबित कर रही है कि वो पहले की तरह क्रूर और अत्याचारी है, जिसके लिए वैज्ञानिक सोच और तर्क मायने नहीं रखते। आज तक ब्यूरो। चीन में कोरोना के कारण से लॉकडाउन लगा हुआ है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन हमारे देश भारत में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। आज एक बार फिर से दिल्ली में 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आए। दिल्ली एनसीआर में कोरोना सबसे ज्यादा तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सिस्टम नहीं है कि जिसके थ्रू आप चेक पॉइंट्स लगा सको, क्योंकि ये कहीं से भी आ रहा है आज की डेट में। कहने को तो स्कूल्स का प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बट फिजिकली तो हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आजकल माता पिता दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इस बार सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, जिसने 2 साल बाद स्कूल खुलने की खुशी को गायब कर दिया है। घर में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब स्टीम वीम दोबारा देना शुरू करें, और बच्चे स्कूल से आते ही उनको नहलाते हैं। अभी तो गर्मी का मौसम है तो नहा सकते हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 120 नए केस सामने आए, जिसमें 23 बच्चे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 700 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। अगर बात सबसे प्रभावित राज्यों की करें तो उसमें दिल्ली सबसे ऊपर है, जहां कोरोना के 1083, हरियाणा में 417, केरल में 281, उत्तर प्रदेश में 212 और महाराष्ट्र में 144 कोरोना के मामले हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 2541 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 16,500 हो गई है। कोरोना की पिछली लहर के मुकाबले ये आंकड़े काफी कम है। इसकी वजह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण है। अकेला उत्तर प्रदेश ही 31 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया। लेकिन 5 से 12 साल के बच्चों को अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगा है, इसीलिए इस उम्र के बच्चों के परिजन ही इस बार सबसे ज्यादा चिंतित हैं। जितने बच्चे हैं नॉन स्टॉप लगातार मास्क पहन के बैठते हैं? कुछ बच्चे नहीं। तो ऐसे में टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं फिर उनके लिए? नहीं बोलते? कुछ नहीं बोलते हो। आप लोग एक दूसरे को कहते हैं कि मास्क पहने? हाँ। कई बच्चे अभी ऐसे भी आते हैं जिनको कोल्ड है या कफ है, आ जाते हैं स्कूल में। बच्चे जाते हैं, लंच टाइम मास्क उतारते हैं, बहुत बार मास्क गायब करके आते हैं। इसका मतलब वो लोग स्कूल में पहनते नहीं है। बट मैम लोग की तरफ से आता है कि वो लोग मतलब वो ट्राई करते हैं बच्चों को बोलने के लिए कि मास्क पूरा प्रॉपर पहने, सैनिटाइज करे हैंड। लेकिन अभी देखते हैं क्या, स्कूल में तो आ ही रहे, इनकी क्लासेस में भी केसेस आए थे। 12 साल के ऊपर वाले बच्चों को तो वैक्सीन मिल गई है, उनके नीचे के लिए देखिए जब तक आएगा तो अब लग रहा है कि वैक्सीन थोड़ा जल्दी हो जाए। राइट, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद ही देख रहे हैं कि हम लोगों की इम्यूनिटी आफ्टर टेकिंग ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर उनका भी अभी रिसेंटली लास्ट वीक लगा पेपर में कि दे हैव अप्रूव्ड समथिंग,
तो अगर जल्दी मिल जाता है तो आई गेस इट इज बेटर। गर्मी का मौसम जैसे बढ़ा है, कई सारे बच्चों में कफ की शिकायत है, कोल्ड की शिकायत है और सर्दी की शिकायत है। इसके चलते स्कूलों ने दिशा निर्देश तो जारी किए हैं कि बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, लेकिन अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि वो बच्चे 7-8 घंटे के अतिरिक्त जो समय है वो अपने घर पर बिताते हैं या पार्क में, रिहायशी कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। लेकिन एक बच्चे से दूसरे बच्चों में जिस तरह ये फैल रहा है, इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है। कोरोना को लेकर पहले जैसी सतर्कता गायब है। वैक्सीन ने भी कोरोना का डर काफी कम किया है, लेकिन WHO बार बार कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कह रहा है। धीरे धीरे राज्य सरकारें भी लोगों को सतर्क कर रही हैं। वैक्सीन न लगाने वाले 12 से 18 साल के बच्चों को चंडीगढ़ में 4 मई से एंट्री नहीं मिलेगी। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।